हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो दे सकती है लेकिन डायरेक्शन नहीं दे सकती। समझो, मेरे हाथ में एक कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर के मैंने बैटरी नहीं लगाई, तो जो रूम का टेम्परेचर है, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, चाहे -10 डिग्री हो, उस टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन्स क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं और अपना अपना एटम छोड़ के बाहर आ रहे हैं। तो मेरे हाथ में जो कॉपर वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर रैंडमली मूविंग। हाँ, हो सकते क्या होते हैं, हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। आपस में क्यों कोलाइड हो रहे हैं, आपस में भी हो रहे हैं और इससे भी हो रहे हैं। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में से कॉपर की वायर है, कॉपर के एटम्स है, हर एक कॉपर के एटम में से आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2, लेकिन कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो कॉपर में तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है, 29 प्रोटॉन्स है, 34 न्यूट्रॉन्स है। तो अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाहर एक हैवी कॉपर आयन बच गया। अब तुम इमेजिन करो कि कॉपर वायर के अंदर वो क्या है, कॉपर वायर के अंदर बहुत बड़े बड़े हैवी आयन्स हैं, मिलियंस ऑफ हैवी आयन्स, और उनके बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो क्या वो दौड़ पाएंगे, नहीं, वो तो आयन से टकराएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन एनर्जी तो मिल रही है लगातार रूम टेम्परेचर से, तो एक बार टकराएगा, रुक जाएगा, फिर चल देगा टेढ़ा मेढ़ा होकर कहीं और से जगह ढूंढे। तो अगर हम एक वायर में बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, बट दे आर मूविंग इन रैंडम मैनर। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो है लेकिन उन्हें पता नहीं वो जाए कहां, बिकॉज हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी एनर्जी तो प्रोवाइड कर सकती है बट डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। समझ में आई बात? तो आयंस की भीड़ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रैंडम मैनर में, इधर 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 इधर, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पता चल जाए, चलता है नहीं चलता, बट क्या पता अगर एक दो मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि बैटरी की जरूरत नहीं है। अगर बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रॉन्स चल ही रहे हैं कॉपर वायर के अंदर, तो बैटरी लगाने से होता क्या है, अब उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा करंट का। ठीक है, करंट का, करंट वर्ड तुमने बहुत सुना है, कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, कभी मैंने बताई होगी तुम्हें ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वो बहुत कम होता है, 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बारे में भागे फिर रहे हैं, बताओ कितने हैं, मिलियंस। एक्चुअली बोलने में ना हमारे पास उतने बड़े नंबर के लिए कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ट्रिलियन बोलूं 10 की पावर 12 होएगा ज्यादा से ज्यादा, ये है 10 की पावर 23, 24, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ना तुमने, 6.022 into 10 raised to 23, इतने हैं। तो वायर का कोई भी एक हिस्सा पकड़ लो, ठीक है, जैसे ये वायर है, ये वायर है, लेट्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये वायर है, इसके इस पार्ट पे फोकस करते, इस पार्ट पे फोकस करते, ये एक गेट है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर बैटरी नहीं लगाई, तुमने इमेजिन करना है, तुम सोचो ये ट्रांसपेरेंट है और देख सकते हो इसके अंदर चल रहा है, तुमने इमेजिन करना है। तो बताओ हमने बैटरी नहीं लगाई, अगर अगर हमने बैटरी नहीं लगाई, इमेजिन करो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर उधर है ना, इधर ये कोई लाखों इधर भाग गए फिर उधर भाग गए। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए इस वायर को ऑब्जर्व करूं तो 1 सेकंड में
नेट चार्ज इस हिस्से को कितना पार करेगा, मतलब नेट चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, मान लो इसको 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस कर गया इसको एक सेकंड में, 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 है ना। तो नेट चार्ज मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब या तो इधर या उधर। तो तुम अगर इसको एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व करोगे तो तुम बोलोगे कि इसको नेट चार्ज जीरो क्रॉस करा है, क्योंकि अगर एक सेकंड में 10 लाख इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 10 लाख इधर भी गए। कैसे पता? अगर ऐसा ना होता तो बिना बैटरी लगा के भी कभी ना कभी बल्ब जलता होता, बट कभी नहीं जलता। इसका मतलब है कि बिना बैटरी लगाए करंट नहीं मिलता। बट एक बात पक्की है कि बिना बैटरी लगाए भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं मिल रहा? तो 100% हम श्योर हैं इस बात को लेके कि एट एनी इंस्टेंट व्हेन द एक्सटर्नल बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, number of electrons that are moving in one direction is equal to the number of electrons which are moving in the other direction। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बट तब भी करंट क्या होगा? जीरो। तो नेट करंट। लेकिन अब करंट का मतलब क्या? करंट आता ही तब है जब एक पर्टिकुलर टाइम में कोई नेट चार्ज क्रॉस करे किसी हिस्से को, किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे। तो एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस करता है उसे ही करंट बोलते हैं। अब मैंने बैटरी लगाई तो क्या हुआ? मैंने जब बैटरी लगाई तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी तो ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे देगी? डायरेक्शन दे देगी। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे देगी? डायरेक्शन। या तो पूरे इसमें जाएंगे या तो पूरे उसमें जाएंगे। हाँ, पूरे तक भी नहीं जाते, मैं बताता हूँ क्या। अब हमने इसको बैटरी लगा दी, यहां पे हमने बैटरी लगाई एक एंड। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो हम सर्किट में ना पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिखाते हैं? हम बड़े वाले डंडे से पॉजिटिव, छोटे वाले से नेगेटिव, ये सिंबल है बैटरी। ठीक है, ये सेल का सिंबल है इनफैक्ट। और बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। तो अगर बैटरी बनानी हो तो ऐसे कई लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 लगा दिए। देखो 1 2 3। एक से ज्यादा लगाओगे, एक से ज्यादा लगाओगे तो बैटरी का सिंबल माना जाएगा, एक लगाओगे तो सेल का सिंबल माना जाएगा। बैटरी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमने सेल लगाया जिसने इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या कर दिया? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव, ये टर्मिनल क्या कर दिया? नेगेटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर दौड़ने लगे। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने लगे। तो अगर हम अब एक क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करें बैठ के एक सेकंड के लिए, अब तो हमें एक नेट चार्ज दिखेगा इधर जाता हुआ, है ना। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे एज कंपेयर टू उधर। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, वो न्यूक्लियस में एकदम फंसा हुआ है, जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, वो न्यूक्लियस का पार्ट है सिर्फ। और इलेक्ट्रॉन भी कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के साथ ये हुआ है। अगर 3 4 शेल्स हैं उसके अंदर, 4 शेल्स हैं तो चौथी शेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी सारे वहीं के वहीं। तो प्रोटॉन की क्या बात करें, प्रोटॉन का और अंतर। समझ में आया? तो अब अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो तुम देखोगे कि अगर तुमने इसको एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया सो देयर विल बी सम नेट चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। क्लियर? उसी को करंट बोलते हैं। करंट, तो करंट को हम कैसे डिफाइन करें? रेट ऑफ फ्लो ऑफ
rate of flow of charge through a conductor is called current. Rate of flow of charge through a conductor is called current. और चार्ज का जो सिंबल है ना, करंट का सिंबल है आई, करंट का सिंबल हम लेने वाले हैं कैपिटल आई, चार्ज का सिंबल हम लेते हैं क्यू, चार्ज का सिंबल हम लेते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों में से कोई सा। चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू या कैपिटल। चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है। चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं हमेशा कि चार्ज इज वन ऑफ द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती ही है हमेशा से, एंड दैट इज चार्ज एंड मास। चार्ज इज वन ऑफ द टू फंडामेंटल properties of a particle which is required to explain the electrostatic force between the particles. देखो तुमसे चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं पूछा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट करना। देखो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से? जब साइंटिस्ट जो है पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो साइंटिस्ट से कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये अट्रैक्शन या रिपल्शन एक ऐसी फोर्स है जिस फोर्स के बारे में हम अभी तक नहीं जानते। उस वक्त वो किस फोर्स के बारे में जानते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते थे। आज से 100 साल पहले की बात करो, उस वक्त वो किस फोर्स के बारे में जानते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r²। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हो, Gm1m2/r², लेकिन G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। और हम जानते हैं कि जैसे मेरे और इस मोबाइल फोन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट अगर इस मोबाइल फोन को छोड़ा जाएगा तो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज मास बहुत कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट तभी होती है जब मास बहुत ज्यादा हो, यानी एटलीस्ट दोनों नहीं तो एक बॉडी तो कम से कम प्लैनेट के साइज की होनी चाहिए, और इन पार्टिकल्स का मास तो बहुत ही कम है। तो इनके बीच की फोर्स क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है? इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, बट वो फोर्स तो बहुत वीक होगी। बट हमने इन पार्टिकल्स को छोड़ा और वो चिपक गए, इसका मतलब है तो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इनके बीच की ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल्स रिपेल भी कर रहे थे, इसका मतलब है कि तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि ये नए तरह की फोर्स है। अब अगर नए तरह की फोर्स है तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है? तो उस चीज को नाम दिया गया चार्ज का। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होती है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से होती है। सिमिलरली ये जो नई तरह की फोर्स थी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से होती है? एक नई प्रॉपर्टी बताई गई पार्टिकल्स की, और उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया चार्ज। तो चार्ज नाम की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि हम पार्टिकल्स के बीच की जो नई तरह की फोर्स है इसे एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। और इसलिए फिर हम चार्ज को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो हम चार्ज को डिफाइन करते हैं कि इट इज वन ऑफ द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल, अदर वन इज मास, ठीक है। या हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अदर चार्ज। चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट करता है, दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है या रिपेल। तो यही दो डेफिनेशन हम लोग चार्ज की यूज करते हैं साइंस में। चार्ज दो में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अरे चार्ज, ये जो पूरी कहानी सुनाई कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू व्हिच मास, ठीक है। तो तुमने इसको बैठ के ऑब्जर्व किया, तुमने इसको बैठ के ऑब्जर्व किया 1 सेकंड के लिए, या मान लो टी टाइम के लिए। तुमने इस वायर को बैठ के ऑब्जर्व किया टी टाइम के लिए,
और टी टाइम में तुमने देखा कि चार्ज क्यू फ्लो करके उधर गया, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करके गया, क्यू। तो करंट कितना हुआ, क्यू बाय चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हमने ये जो टर्म लिखी है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम through any cross section of the ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इफ क्यू चार्ज क्रॉसेस क्रॉस सेक्शन मतलब ये हिस्सा वायर का in t seconds, then current through the conductor is I Q by P. सर क्रॉस सेक्शन मतलब जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई थी। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस पार्ट अगर मैं इसको काट दूं तो वो जो यहाँ पे जो बनेगा ये दैट इज क्रॉस सेक्शन। इसका एक ऐसे काट दिया ना इसको, तो ये जो पार्ट है दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो उसको कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है एक सेकंड में, दैट इज करंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल if a charge of 10 coulomb passes through a cross section in 2 seconds, then current through the conductor is I 10 by 2, that is 5 coulomb per second. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड। और कोई वैसे नहीं है एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ current is coulomb per second, which is called ऐसा यूनिट ऑफ करंट is coulomb per second, which is called एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए।
that is 1 ampere is 1 coulomb per second. Therefore current through a conductor is said to be 1 ampere when a current of when a charge of when a charge of 1 coulomb passes through a cross section in 1 second. Current is measured with the help of an instrument which is called ammeter. करंट को नापने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर. देखा कभी? तो ये होता है ना एमीटर, है ना? ये करंट को मेजर करने के लिए होता है. करंट को मेजर करने के लिए क्या करना है तुमको? जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारे पास, ये वायर है, इसमें बैटरी लगी हुई है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है. अब मेरे को इस वायर में करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? तुम देख रहे हो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये 2 स्क्रू देख रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो एक तरफ का हिस्सा लाओ, यहाँ लपेट दिया, स्क्रू कस दिया. दूसरी तरफ का हिस्सा लाओ, यहाँ लपेट दिया, स्क्रू कस दिया. नहीं, तो ये यहाँ लग जाएगा ना ऐसे. एक तरफ ये स्क्रू, दूसरी तरफ ये वाला स्क्रू, ये एमीटर. एमीटर को हम सर्किट में जब बनाते हैं, देखो अब हम वो पूरी ड्राइंग तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, वो तो एक्चुअल है. तो सर्किट में जब हम एमीटर बनाते हैं तो हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में हम क्या लिखते हैं? ए. वो किसका सिंबल है? एमीटर का. वो एक्चुअल अगर तुम्हें बनाना, हम लेकिन सर्किट में क्या बनाते? सिंबल बना. और ये करंट किस में मेजर करोगे? किसी डिवाइस में, मतलब किसी कंपोनेंट में करोगे. तो मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा, ठीक है, बल्ब, तो उस बल्ब में मेजर करोगे. ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अब इसका क्या मतलब? 2 तरह के कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी में, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन. जैसे मेरे पास ये बल्ब है, मेरे पास ये बल्ब है, तो अगर मैं इसके साथ
इसी ब्रांच में एमीटर लगा दूं, इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसे लगा दूं, बल्ब के भी 2 सिरे हैं, एमीटर के भी 2 सिरे हैं, ऐसे भी तो लग सकता है फिर। समझ नहीं पा, देखो ऐसे भी तो लग सकता है, और फिर बैटरी यहां लग गई, ये नहीं बैटरी, कैलियम बैटरी, और यहां पर ये 2 अलग अलग कनेक्शन हुए ना। ये तो उसी ब्रांच में लगा जिस ब्रांच में बल्ब लगा, लेकिन ये उसी ब्रांच में लगा क्या, ये तो दूसरी ब्रांच में लगा। और इन बल्ब के भी दोनों एंड्स और एमीटर के भी दोनों एंड्स कॉमन पॉइंट पे हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। एमीटर ऐसे नहीं लगता, क्योंकि एमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट। तो करंट किसी ब्रांच में होता है, और तुमने इस ब्रांच में करंट मेजर करना है और तुम एमीटर को दूसरी ब्रांच में लगा दो। जैसे यहां पे करंट आया आई, यहां से जैसे इस सर्किट में करंट दौड़ रहा आई, तो वो पूरी ब्रांच में हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस पूरी में क्या है, सेम है। तो अगर मैंने सीरीज में लगाया तो मैं श्योर हूं कि बल्ब में जो करंट है वही एमीटर में है। तो एमीटर मुझे जो करंट बता रहा है, मैं तो बल्ब को मेजर करना चाहता हूं, लेकिन मैं सीरीज में लगा दूंगा, आई एम श्योर कि जो यहां वही यहां, तो एमीटर मुझे जो करंट बताएगा वही बल्ब का होगा। लेकिन यहां से जब करंट आएगा, यहां आते ही उसको 2 रास्ते मिलेंगे, वो बढ़ जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो एमीटर तो वो वाला बताएगा ना जो उसमें जाएगा, जबकि हमें कौन सा मेजर करना है, बल्ब का, तो बल्ब में तो कुछ और जाएगा। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में एमीटर नहीं लगता, सीरीज में लगता। समझ में आया, पैरेलल में नहीं लगेगा, सीरीज में लगेगा। क्लियर, अब बताओ, वो क्लियर हो ही जाता है, थोड़े रेस्टलेस हो जाता है। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमेशा मानी जाती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की डायरेक्शन हम हमेशा क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के उल्टा। हमेशा राइट ही होगा ना। नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये बैटरी है, ये क्या करेगी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं सारे, इधर, तो हमने करंट किधर लेना है, इधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो करंट पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाओगे। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाओगे और नेगेटिव में घुसता हुआ दिखाओगे। ठीक, स्मॉलर यूनिट्स, smaller units to measure करंट, करंट को मेजर करने की और छोटी यूनिट्स क्या है, एक एम्पियर हो गया एक, तो फिर होता है मिली एम्पियर, 1 MA, MA मतलब मिली एम्पियर, 1/1000 एम्पियर, या फिर हम लिखें 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक, और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो
माइक्रो का ये सिंबल होता है ग्रीक अल्फाबेट म्यू, ऐसे करके पहले बताया हुआ है। म्यू बोलते हैं इसको, म्यू ऐसे करके, ऐसे, दिस इज रेड एज म्यू, म्यू। इसको याद कर लो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा कभी पूरे में। म्यू इज 10 की पावर -6, सिंबल का नाम है म्यू और ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को। माइक्रो का मतलब होता है 1000 का भी और 1000 टाइम्स कम, यानी 10 की पावर -6 एम्पियर। मिली एमीटर भी होते हैं जो मिली एम्पियर में करंट मेजर करते हैं, माइक्रो एमीटर भी होते हैं जो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करते हैं। ठीक है, अभी इतना ही।